दोस्तों आज मैं आपके लिए सतलुज मूवी लेकर आया हूं, जो कि रिलीज होने के एक दिन बाद ही OTT पर से हटा दी गई, क्योंकि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें पुलिस वालों के ऐसे ऐसे कारनामे दिखाए गए हैं जिनको देखकर आपको भी उनसे नफरत हो जाएगी। तो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग करते समय आपस में ही पार्टी कर रहे थे। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद वो सभी पुलिस वाले एक जगह पर रुक जाते हैं और तभी उनके सामने से एक व्हाइट कलर की ओमनी वैन आती है जिसमें कुछ लोगों को बेहोशी की हालत में लाया गया था। फिर उन सभी को सुनसान इलाके में उतारकर बड़ी ही बेरहमी से गोली मारकर उन सब की हत्या कर दी जाती है और फिर उनकी लाशों को दोबारा से गाड़ी में डाल दिया जाता है। फिर एक पुलिस वाला गाड़ी के पीछे बैठी 2 औरतों को भी मार देता है और ये देखकर उसी गाड़ी में बैठा कांस्टेबल, जिसका नाम सत्तार था, काफी हैरान हो जाता है। फिर उन सभी लाशों को उठाकर सतलुज पुल के पास ले जाया जाता है और उनको वहीं पर फेंक दिया जाता है। अगले सीन में हम जसवंत सिंह को देखते हैं जो कि एक बैंकर है और अपनी फैमिली के साथ तरन तारण इलाके में रहते हैं। उनकी फैमिली में उनकी एक वाइफ, एक बेटा और एक छोटी बेटी भी है। जसवंत सिंह दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है जो लोगों की हर तरह से हेल्प करते हैं। जसवंत ने अपने घर में एक छोटा सा ऑफिस भी बनाया हुआ है जहां अक्सर लोग अपनी परेशानियां लेकर आते रहते हैं। एक दिन वहां 2 बूढ़े माता पिता आते हैं और अपने बेटे की तस्वीर दिखाते हुए गुहार लगाते हैं कि इसको ढूंढने में हमारी मदद करो। फिर जसवंत सिंह उन्हें हौसला रखने को कहता है और एक फाइल सौंपते हुए कहता है, ये फाइल आप बड़े बाबू के पास ले जाइए और उन्हें मेरा नाम बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जसवंत सिंह गांव में जाकर कुछ लोगों से गुरतेज नाम की एक महिला के बारे में पूछताछ करता है। फिर गुरतेज के परिवार में जाने पर पता चलता है कि वो 1 हफ्ते से लापता है। फिर जसवंत सिंह उनसे पूछता है कि क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उन सभी का यही कहना था कि पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुनती और ना ही कोई हमारी रिपोर्ट दर्ज करती है। फिर जसवंत सिंह मायूस होकर वापस घर चला आता है। अब कहानी 6 महीने पीछे जाती है जिसमें हम देखते हैं कि गुरतेज नाम की वो महिला जसवंत सिंह के घर पर दौड़ते हुए आती है और गुहार लगाने लगती है कि मेरा बेटा कृपाल मेरी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा। ये बात सुनते ही जसवंत सिंह तुरंत दौड़ कर जाता है और देखता है कि कृपाल की लाश पड़ी है और उसकी लाश के आसपास गांव के कई सारे लोग भी मौजूद हैं। फिर जसवंत सिंह अपने दोस्त की लाश से लिपटकर रोने लगता है। दरअसल कृपाल जसवंत का बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसीलिए उसको उसकी मौत का बहुत ही दुख था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जसवंत अगली सुबह उठने के बाद दोबारा से गुरतेज के बारे में पूछताछ करने के लिए गांव जाता है और वहां पर उसे पता चलता है कि गुरतेज को आखिरी बार गुरुद्वारे में देखा गया था। वहां वो लोगों की सेवा कर रही थी, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ता हो गया, किसी ने भी उसको नहीं देखा। फिर वो औरत ये भी बताती है कि जब भी गुरतेज को अपने बेटे की याद आती है तो वो दौड़ी दौड़ी पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहां पर जाकर पूछताछ करने लगती है। अब इन सब बातों से भी जसवंत सिंह के हाथ कोई खास जानकारी नहीं लगती, इसलिए वो वापस से घर लौट आता है। तभी रात को सोते वक्त उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सोचता है कि अगर मेरी जगह पर कृपाल होता तो क्या करता। फिर उसकी वाइफ उसको समझाती है और दिलासा देती है कि गुरतेज आंटी जल्दी ही मिल जाएगी। तभी अगले दिन हम एक थाने का सीन देखते हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर का जन्मदिन था और केक वेक काटे जा रहे थे। फिर इंस्पेक्टर जब अपने कैबिन में जाता है तो देखता है जसवंत सिंह और उसके साथ एक और आदमी गुरतेज कौर की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं। लेकिन तभी एक कांस्टेबल वहां पर केक लेकर आता है और उनको देने लगता है। जसवंत सिंह केक लेने से मना कर देता है। फिर इंस्पेक्टर उसको कहता है कि अगर आप हमारा केक ले लोगे तो हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। लेकिन जसवंत सिंह बिना रिपोर्ट दर्ज करवाए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर वो रिसेप्शन पर गुरतेज के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वहां से उसे पता चलता है कि इस नाम की कोई भी मरीज यहाँ पर भर्ती नहीं हुई। अब जसवंत को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। तभी जसवंत की नजर मुर्दा घर के कमरे पर पड़ती है और फिर वो दरवाजा खोलकर सीधा अंदर चला जाता है। वहां पर हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी और इस समय वहां पर एक डॉक्टर भी मौजूद थी। फिर जसवंत सिंह डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये सब लाशें लावारिस हैं, इन्हें कौन यहाँ पर लेकर आया होगा। डॉक्टर कहती है सबको पता है इन लाशों को यहाँ पर कौन लाया होगा, बस कोई बोलना नहीं चाहता। फिर जसवंत सिंह डॉक्टर से गुरतेज के बारे में पूछताछ करता है और उसकी फोटो भी दिखाता है। डॉक्टर गुरतेज की फोटो देखने के बाद सन्न हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर एक कंपाउंडर डॉक्टर को बुलाने के लिए आ जाता है। फिर जाते जाते डॉक्टर बताती है कि ये आपको यहाँ नहीं मिलेगी। फिर जसवंत सिंह बाहर आकर सतनाम सिंह से मिलता है और गुरतेज आंटी की फोटो दिखाता है। सतनाम सिंह उसको बताता है कि ये औरत आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इनको ढूंढना बंद कर दो और सीधा घर जाओ। दरअसल सतनाम और जसवंत दोनों दोस्त हैं। तभी सतनाम जसवंत से कहता है कि तुम इनको गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। जसवंत जब इसका कारण
कारण पूछता है तो सतनाम कोई भी जवाब ठीक ढंग से नहीं देता और जसवंत सिंह को इस मामले से दूर रहने को कहता है। अब जसवंत सिंह ढूंढते ढूंढते शमशान घाट पहुंच जाता है। फिर वहां पर एक आदमी बताता है कि हर रोज यहाँ पर ढेर सारी लाशें आती है और उन सब में से इनको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर जसवंत सिंह उनसे पूछता है कि यहाँ लाशों का नाम कौन लिखता है। फिर वो आदमी बताता है कि जहाँ से लकड़ी आती है वही लोग नाम वगैरह लिखते हैं। फिर वो आदमी जसवंत सिंह को कुछ रसीदें देता है जो कि लकड़ी वालों से ही यहाँ पर आई हुई थी। उस लिस्ट में गुरतेज का नाम मिल जाता है, लेकिन सामने लिखा हुआ था कि उनकी लाश लावारिस थी, यानी कि जरूर पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया होगा। ये जानने के बाद जसवंत सिंह दोबारा से सतनाम के पास जाता है और फिर दोनों एक तालाब के पास जाकर बातें करते हैं। फिर जसवंत सिंह सतनाम से खुलकर बात करने को कहता है। सतनाम सिंह पुरानी कहानी बताने लगता है कि जब गुरतेज आंटी पुलिस वालों के पास अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए गई तो पुलिस वाले उन्हें बार बार समझाते हैं और वापस घर जाने को कहते हैं, लेकिन फिर भी गुरतेज आंटी मानती नहीं और उनसे झगड़ा करना शुरू कर देती है। फिर गुरतेज आंटी खुद अपने बेटे कृपाल का नाम लेते लेते पुलिस की जीप में जाकर बैठ जाती है और उसके बाद वही सीन आता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। पुलिस की जीप में बैठी जिन दो औरतों को मारा गया था उनमें से एक गुरतेज भी थी और इस बात का सतनाम सिंह को भी पता चल गया था। आगे सतनाम बताता है कि फिर उनकी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया और चेक करने पर पता चला कि उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। लेकिन तभी एक इंस्पेक्टर दोबारा से गुरतेज को शहर से दूर ले जाता है और उनको खत्म करने के बाद दोबारा से हॉस्पिटल में लाकर लावारिस घोषित कर देता है और फिर उनकी बॉडी को जला दिया जाता है और इस बात की किसी को भी भनक तक नहीं लगती। अब ये सब सुनने के बाद जसवंत सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो सारी बातें घर जाकर अपनी पत्नी को भी बता देता है। फिर अगली सुबह उसी शमशान वाली लिस्ट को लेकर जसवंत सिंह एक लॉयर के पास जाता है और बताता है कि इस लिस्ट में 600 नाम है और ये लिस्ट मुझे शमशान घाट से मिली है, जबकि ऐसे ही और भी बहुत सारे शमशान घाट यहाँ पर मौजूद हैं। फिर जसवंत सिंह बताता है कि ये तो सरकारी खाते में लिखे थे, लेकिन जिनको नदी और तालाबों में फेंक दिया गया उनकी तो गिनती ही नहीं है। फिर लॉयर उसको समझाता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसलिए जाओ जाकर बाकी के शमशान घाट में से और भी लिस्ट इकट्ठा करो, तभी हम कोई बड़ा केस बना सकते हैं, वरना इन सब का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर जसवंत सिंह वहाँ का हर शमशान घाट छान मारता है और हर जगह की लिस्ट निकलवाता है। वो जहाँ पर लकड़ी बेची जाती थी वहाँ की भी लिस्ट निकलवाता है। तभी एक दिन जब वो शमशान घाट जाता है तो पुलिस की गाड़ी लावारिस लाशों को लेकर वहाँ पर आ जाती है और चुपके से जसवंत सिंह उन सभी की फोटो खींच लेता है और फिर लॉयर के सामने उनको ले जाकर रख देता है। लॉयर बताता है कि इनमें से जितने भी नाम हैं उन सभी के घर जाकर इन सभी के परिवार वालों को बताओ कि उनके घर के सदस्यों के साथ क्या क्या हुआ है, ताकि लोगों के बीच एकता बने। दूसरी तरफ सतनाम सिंह भी पुलिस स्टेशन से FIR की कॉपी लाकर जसवंत सिंह को सौंप देता है। फिर जसवंत सिंह लोगों के घर जा जाकर उन सभी को बता देता है कि जिन सदस्यों के नाम उन्होंने लापता लिस्ट में लिखवाए हुए हैं वो असल में सब के सब मारे जा चुके हैं, इसलिए हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। फिर जसवंत सिंह उन सभी परिवारों को लेकर एक छोटी अदालत में पहुंचता है और गुजारिश करता है कि कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कोर्ट में बैठी जज साहिबा उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देती। अगले सीन में हम IPS बिट्टा को देखते हैं जो कि CMO ऑफिस में जाकर CM से मिलते हैं। CM अखबार में छपी खबर सुनकर काफी ज्यादा हैरान था और फिर वो IPS बिट्टा से पूछता है कि जसवंत सिंह कौन है जो हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बिट्टा कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब जसवंत सिंह के घर के बाहर भी पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है। तभी IPS बिट्टा एक अनाउंसमेंट करता है कि 56 आतंकवादियों ने हमारे आगे अपने हथियार डाल दिए हैं और जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि पुलिस लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रही है और लावारिस कहकर जला रही है, उनमें से कोई भी लावारिस नहीं है, बल्कि वो सभी की सभी आतंकवादी थे। फिर जो जसवंत सिंह ने ह्यूमन राइट्स का क्लेम किया था वो भी IPS बिट्टा उसी सभा में क्लेम को खारिज कर देता है। बिट्टा कहता है कि जितने भी लोग लापता हुए हैं वो लोग यूरोप अमेरिका जाकर वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और इसी चीज का जसवंत गलत फायदा उठाकर फालतू में प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जबकि जसवंत सिंह अपनी मीटिंग में एक सवाल पूछता है कि अगर वो लोग यूरोप और अमेरिका में जाकर दिहाड़ी कर रहे हैं तो उनका नाम वीजा लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन उनका नाम तो लावारिस लिस्ट में है, क्या कोई बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मीटिंग के दौरान जसवंत सिंह IPS बिट्टा को डिबेट के लिए चैलेंज करता है और अगले ही दिन ये खबर अखबार में छप जाती है। फिर मीडिया वाले बिट्टा से सवाल करने लगते हैं। तभी एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि राजस्थान गवर्नमेंट बोल रही है कि उनकी नदियों में लगातार लाशें बहकर आ रही हैं, क्या आप बताओगे कि वो किन की लाशें हैं, क्योंकि CMO ने उनको अनवेरिफाइड बताया है और उनका कहना है कि ये दुर्घटना के कारण हुआ है। फिर जब बिट्टा से डिबेट के बारे में पूछा जाता है तो CMO
सीएमओ बिट्टा को कुछ बोलने नहीं देता और मीटिंग को खारिज कर देता है। फिर आईपीएस बिट्टा तरन तारण पुलिस स्टेशन में एक नए एसएसपी की ज्वाइनिंग करवाता है, जिनका पूरा नाम था एसएसपी सुरजीत सुग्गा। फिर बिट्टा सुग्गा से कहता है कि तुम इस केस के बारे में जो भी जानकारी मिले सबसे पहले मुझे दोगे। अब जैसे ही कमान सुग्गा के हाथ में आती है, लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार लगातार बढ़ते जाते हैं। तभी एक वॉइस ओवर के थ्रू हमें पता चलता है कि ये मामला 10 सालों से चलता आ रहा है और कभी भी किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और जब जसवंत सिंह की टीम ह्यूमन राइट्स का मामला सामने लेकर आई तो भी लोग इसको नजरअंदाज ही करते रहे। अब जसवंत सिंह धरना प्रदर्शन करने लगता है और उसकी डिमांड थी कि इस इंक्वायरी को सीबीआई के हाथ सौंप दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि जसवंत सिंह के पास एक नोटिस आता है जिसमें उसको कनाडा बुलाया जाता है। अब ये नोटिस वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसी से आया हुआ था। फिर जसवंत सिंह बिना वक्त गवाए कनाडा पहुंच जाता है। फिर वो सिख ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स एजेंसी में जाकर पंजाब में हो रहे इस काले कारनामे को एक्सपोज कर देता है कि कैसे लगातार लोग गायब होते जा रहे हैं और पुलिस उनको ढूंढने की बजाय उन्हें खत्म करती जा रही है। अब जसवंत सिंह ने पंजाब पुलिस के खिलाफ जो कनाडा में एक्सपोज किया था उसका सीधा असर पंजाब की सरकार पर पड़ता है। अब ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर भी बनाया जाता है। अब इन सब की वजह से पंजाब की गवर्नमेंट को यह भी शक हो जाता है कि जसवंत सिंह की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो जसवंत सिंह के घर के बाहर सिक्योरिटी लगा देते हैं। लेकिन जसवंत सिंह सिक्योरिटी लेने से साफ साफ इनकार कर देता है। उसका कहना था कि गांव के लोग डर में जी रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा। तभी जसवंत के पास एमएलए का फोन आता है और वो तुरंत ही जसवंत सिंह को मिलने के लिए बुलाते हैं। वहां पर सुग्गा और बाकी के पुलिस ऑफिसर्स भी पहले से ही मौजूद थे। फिर एमएलए जसवंत से अकेले में बात करते हैं। उनका कहना था कि घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। फिर जसवंत सिंह कहता है कि 1984 में भी घर की बात घर में ही थी, लेकिन अब माहौल और है। अब जो भी हो रहा है किसी को तो उसके खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। फिर एमएलए उसको समझाता है कि तुम्हारा एक छोटा सा परिवार है और ऊपर से तुमने सिक्योरिटी लेने से भी मना कर दिया। फिर जसवंत सिंह कहता है कि भले ही मेरा एक छोटा सा परिवार है, लेकिन गांव भी मेरा परिवार है जो कि इस समय डर के माहौल में जी रहा है। आप सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूं जिनके सदस्यों के नाम के आगे लवारिस लिखा गया। फिर एमएलए जसवंत सिंह को स्ट्रिक्टली इस सब मामले से पीछे हटने को कहता है, लेकिन जसवंत उनकी एक भी बात नहीं मानता और उठकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एसएसपी सुग्गा रात को सतनाम सिंह के घर पर पहुंचता है। पहले तो वो वहां पर खाना वगैरह खाता है और फिर बाद में 2 अपराधियों को लाकर सतनाम सिंह के सामने बिठा देता है और कहता है ये दोनों अपराधी गद्दार हैं। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो इन्हें क्या सजा देते। अब सामने से सतनाम का कोई भी जवाब नहीं आता। फिर सुग्गा बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को वहीं पर खत्म कर देता है और कहता है कि हमें खबर मिली है कि डिपार्टमेंट का कोई आदमी अंदर की खबरें बाहर ला रहा है और अब हम उसी को ढूंढ रहे हैं। फिर वो कहता है कि मुझे पता चला है कि जसवंत सिंह तुम्हारा दोस्त है, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने आखिरी बार अपनी दोस्ती कब निभाई थी। तभी सतनाम की माँ सतनाम की तरफ से माफी मांगने लगती है और हाथ जोड़कर सुग्गा से विनती करती है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, इससे गलती हो गई। इसकी पत्नी भी प्रेग्नेंट है। लेकिन सुग्गा कोई भी रहम नहीं खाता और पूरी फैमिली को ही खत्म कर देता है। फिर अगली सुबह सीन ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे पूरा का पूरा परिवार हथियारों की तस्करी किया करता था और आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए इन सब का एनकाउंटर कर दिया गया है। इनके ही घर में एक और कांस्टेबल भी था जो कि घर से बाहर था। फिर जैसे ही वो सुबह अपने घर पर पहुंचता है तो घर का माहौल देखकर सुन रह जाता है। तभी जसवंत सिंह जब ये सब कुछ देखता है तो उसका गुस्सा और भी भड़क जाता है। फिर वो मीटिंग के दौरान फिर से गुहार लगाता है कि प्रोटेस्ट करते हुए मुझे 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं आया, बल्कि मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां दी जा रही हैं। फिर जसवंत सिंह सबके सामने बताता है कि अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ भी हो गया तो इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की ही होगी। अगले सीन में हम देखते हैं सीएम साहब कहीं जा रहे थे। तभी सतनाम के घर रहने वाला वो कांस्टेबल चुपचाप उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और सीएम की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। तभी देखते ही देखते पल भर में उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और इस घटना का सारा इल्जाम बिट्टा के ऊपर डाल दिया जाता है कि सिक्योरिटी की कमी होने की वजह से सीएम के साथ ऐसी घटना हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं जसवंत की फैमिली में हर रोज की तरह जसवंत की वाइफ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकलती है। इस समय जसवंत सिंह के घर पर संजीव नाम का एक आदमी भी आया हुआ था और जसवंत सिंह बाहर खड़ी अपनी गाड़ी साफ कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक लाल कलर की ओमनी गाड़ी आ जाती है जो कि पहले से ही किडनैपिंग के लिए मशहूर थी। तभी गाड़ी में से कुछ लोग उतरते हैं और जसवंत सिंह को बिठाकर वहां से ले जाते हैं। जब संजीव ये सब कुछ देखता है तो वो तुरंत उसको बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक वो लोग उसको ले
जा चुके थे। अब जसवंत सिंह के गायब होने की वजह से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब सीबीआई की डिमांड भी बढ़ने लगती है। अब हर कोई यही पूछ रहा था कि जसवंत सिंह कहां पर है और अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की ही होगी। तभी जसवंत सिंह की पत्नी मीटिंग में जाकर कहती है कि जसवंत ने कहा था अगर उसको कुछ हुआ तो समझ लेना कि ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का ही है। फिर वो सबसे सवाल करती है कि जसवंत सिंह कहां पर है। जब उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो सीधा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है और वहां से आदेश आता है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर पुलिस जसवंत सिंह को नहीं ढूंढ पाई तो इस केस को सीबीआई के अंडर कर दिया जाएगा। अब धीरे धीरे कई दिन गुजरते जाते हैं लेकिन जसवंत सिंह का कोई भी अता पता नहीं था। फिर ये केस सीबीआई को हैंडल करने के लिए सौंप दिया जाता है। उस समय सीबीआई डिपार्टमेंट का जो सीनियर था उसका नाम था समुंदर सिंह। फिर वो तुरंत जसवंत सिंह के घर पर पहुंचता है और सबसे पहले जसवंत की वाइफ से बात करता है। समुंदर सिंह जसवंत सिंह की पत्नी से सवाल करता है कि खुलकर बताओ उस दिन क्या हुआ था जिस दिन जसवंत सिंह गायब हुआ था। फिर वो बताती है कि मैं अपने बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटर से निकली थी और गली के मोड़ पर पुलिस की एक जीप खड़ी थी जिन्होंने सादे कपड़े पहने हुए थे और वो मेरी ही तरफ देख रहे थे। फिर करीब 9:30 बजे मेरे पास फोन आया और संजीव ने मुझे बताया कि कुछ लोग जसवंत सिंह को उठा कर ले गए हैं। फिर मैं संजीव को साथ लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए भी गई लेकिन वहां पर मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई और उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। अब ये बात पता लगने के बाद समुंदर सिंह दोबारा से इस केस को बड़ी ही गंभीरता के साथ सुलझाने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो शमशान घाट पहुंचता है और वहां पर खोजबीन करने के बाद वो हॉस्पिटल जाता है लेकिन वहां पर जाकर पता चलता है कि पंजाब सरकार ने ढेर सारी फाइलों को सील कर दिया है। तभी समुंदर सिंह टीवी पर देखता है कि संजीव टीवी पर सारी घटना को बड़े ही विस्तार से बता रहा है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ लोग एक रेड कलर की ओमनी वैन में जसवंत सिंह को जबरदस्ती बिठा कर ले गए। फिर संजीव ये भी बताता है कि उस रेड ओमनी कार के पीछे पुलिस की गाड़ी भी थी जिसके अंदर तरन तारण के पुलिस वाले ही बैठे हुए थे। तभी समुद्र सिंह कुछ पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है। एक आदमी बताता है कि मैंने पीछे वाली गाड़ी में देखने की कोशिश की थी लेकिन मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे पाया। तभी दूसरा आदमी बताता है कि करीब 9:30 बजे मैं सब्जी लेकर आ रहा था और गली के नुक्कड़ पर जब गाड़ियां स्लो हुई तो मैंने उस गाड़ी में जसवंत सिंह को देखा था और वो मुझसे मदद मांग रहा था। मैंने उन सबको रोकने की कोशिश भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो एक गाड़ी का नंबर भी बताता है जो कि PMT 1313 था। फिर समुंदर सिंह उसको कोर्ट में गवाही देने को कहता है। इस बात पर दोनों शांत हो जाते हैं क्योंकि वो लोग पुलिस के पचड़े में नहीं फंसना चाहते थे। फिर वहां से निकलकर सीबीआई ऑफिसर तुरंत डीएसपी जगपाल सिंह के ड्राइवर के पास जाता है। ड्राइवर को पकड़ने के बाद वो सीधा जगपाल सिंह के पास भी पहुंच जाता है और फिर उनको बिठाकर उनसे पूछताछ की जाती है कि बताओ जसवंत सिंह कहां पर है। वो साफ साफ कह देते हैं कि जसवंत सिंह को किडनैप करने के पीछे हमारे पास कोई वजह नहीं थी, फिर हम भला उसको किडनैप क्यों करेंगे। समुंदर सिंह बताता है कि कारण ये था कि वो तुम सबको एक्सपोज कर रहा था। फिर ऑफिसर उस पर प्रेशर डालता है कि बताओ तुमने ये सब किसके कहने पर किया, कौन देता है तुम्हें ये सब ऑर्डर। फिर डीएसपी बताता है कि ऑर्डर सिर्फ एक ही जगह से आता है और वो भी आतंकवादियों को खत्म करने का। फिर समुंदर सिंह डीएसपी को डराकर पूछता है बताओ कौन है इसके पीछे। डीएसपी बताता है कि जो भी है वो चंडीगढ़ गया हुआ है और 2 दिन बाद आ जाएगा, फिर आप खुद ही उनसे इत्मीनान से पूछ लीजिएगा। फिर अगला नंबर लगता है रेड ओमनी गाड़ी के ओनर का और उसको बुलाकर पूछताछ की जाती है। फिर वो आदमी बताता है कि उस दिन मेरी गाड़ी पुलिस डिपार्टमेंट वाले ही लेकर गए थे और इसी वजह से मैंने उनका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा क्योंकि डिपार्टमेंट वालों से क्या ही पैसा लेना। समुंदर सिंह पूछता है कि अब तुम्हारी वैन कहां पर है। फिर गाड़ी का पता लगने के बाद समुंदर सिंह अपनी टीम के साथ सीधा ही उस लोकेशन पर पहुंच जाता है लेकिन वहां पर तो इंस्पेक्टर की शादी थी और सब इंस्पेक्टर खूब नाच रहा था। फिर दोनों को वहां से वापस लाया जाता है और बिठाकर पूछताछ की जाती है लेकिन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सीबीआई ऑफिसर को कोई भी साफ साफ जवाब नहीं देते, वो बस बातें ही घुमाते रहते हैं। फिर जब उनसे जसवंत सिंह के बारे में पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। फिर सीबीआई वाले केहर सिंह नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि 7 सितंबर को उसको रिहा किया गया था जबकि जसवंत सिंह को 6 सितंबर को किडनैप किया गया था। अब अगर उसको जेल में लेकर गए होंगे तो केहर सिंह को उसके बारे में पता होगा। तभी केहर सिंह बताता है कि पिछली रात मैं जिस जेल में था मेरे साइड वाली कोठरी में किसी को लाया गया था। उनकी आवाजें सुनकर मुझे पता चला कि कोई जसवंत सिंह नाम का आदमी था और पुलिस वाले उसको गाली देकर बुला रहे थे। फिर सीबीआई ऑफिसर समुंदर सिंह बार बार कंफर्म करता है कि क्या तुमने सच में जसवंत सिंह का ही नाम सुना था। वो आदमी कहता है हाँ। फिर वो बताता है कि पुलिस वाले उस आदमी को बहुत ही पीट रहे थे और काफी देर उसको पीटने के बाद वहां से चले गए लेकिन जाते जाते एक गार्ड को निगरानी के लिए छोड़
गए। फिर समुंदर सिंह उसका नाम पूछता है। फिर कहर सिंह कहता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन उसने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें हरे रंग की थी। फिर समुंदर सिंह कहर सिंह को सरकारी गवाह बनने के लिए कहता है, लेकिन कहर सिंह इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको भी अपनी जान का खतरा था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सुग्गा के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं कि हमारे 400 रिश्तेदारों के बीच से सीबीआई वाले हमें उठा कर ले गए। तभी नेक्स्ट डे समुंदर सिंह डायरेक्ट सुग्गा सिंह से मिलने के लिए पहुंच जाता है और सबसे पहले यही सवाल करता है कि क्या तुम जसवंत सिंह को जानते हो। लेकिन सुग्गा सिंह कोई साफ जवाब नहीं देता, बस इतना ही बताता है कि वो लापता हो गया है। समुंदर सिंह कहता है कि जसवंत सिंह ने अपनी आखिरी स्पीच में तुम्हारा ही नाम लिया था कि अगर वो गायब हो गया तो समझ लेना कि इसमें एसपी सुग्गा सिंह का ही हाथ होगा। अब जसवंत सिंह को गायब हुए पूरे 2.5 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक उसका कोई भी अता पता नहीं चला था। जसवंत सिंह की पत्नी का कहना था कि पुलिस जानबूझकर चुप्पी साध कर बैठी है और कोई भी एक्शन नहीं ले रही। तभी भीड़ के बीच में से समुंदर सिंह आता है और दोबारा से जसवंत सिंह की वाइफ से बातचीत करता है। वो बताता है कि मुझे एक नया विटनेस मिला है जिसका नाम कहर सिंह है। उसका कहना है कि 6 सितंबर को जसवंत सिंह को कोंग पुलिस की जेल में रखा गया था और अब तक मेरे पास 3 गवाह हो चुके हैं। जल्दी ही मैं जसवंत सिंह को ढूंढ निकालूंगा। तभी रात को सुग्गा सिंह जसवंत सिंह के घर पर जाता है और जसवंत सिंह की पत्नी को डराने की कोशिश करता है। सुग्गा सिंह कहता है कि अपनी छोटी सी फैमिली की चिंता करो, वरना आगे चलकर तुम्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जसवंत की पत्नी डरने की बजाय खुलकर उसका विरोध करती है। सुग्गा सिंह कहता है कि अगर तुम कंप्लेंट वापस लोगी तो हम लोग तुरंत ही जसवंत सिंह को ढूंढने में अपनी टीम लगा देंगे, लेकिन अगर तुमने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो रब रखा। फिर जाते जाते वो ये भी कहकर जाता है कि तुम अपने बच्चों को लेकर लंदन अमेरिका चली जाओ और जसवंत सिंह की चिंता छोड़ दो। मैं जैसे ही उसको ढूंढ लूंगा उसको भी तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। लेकिन जसवंत की वाइफ तो केस वापस लेने से साफ साफ इनकार कर देती है और सुग्गा सिंह को घर से बाहर जाने के लिए कहती है। तभी अगली सुबह अखबार में एक खबर छपती है जो कि हर किसी को सुन्न कर देती है। इस खबर को सुनकर सबसे ज्यादा हैरान सुग्गा सिंह ही होता है, क्योंकि बिट्टा रिटायर होने वाला था और अब उनकी जगह पर कोई दूसरा ही ऑफिसर आने वाला था। तभी नया आईपीएस ऑफिसर आता है और सभी पुलिस वालों को इकट्ठा करके एक जोरदार स्पीच देता है कि हमें पंजाब को पहले से बेहतर बनाना है और पंजाब पुलिस पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं उन सभी के खिलाफ एक्शन लेना है। हमारा सबसे पहला मकसद ये होगा कि पंजाब के लोगों के बीच में जो डर पैदा हुआ है उसको खत्म करना है। फिर नया आईपीएस सुग्गा सिंह को अपने पास बुलाता है और उसको अखबार की कुछ कटिंग दिखाता है जिसमें सुग्गा के खिलाफ ढेर सारी खबरें छपी हुई थी। ऑफिसर सुग्गा से जसवंत के बारे में बात करता है, लेकिन सुग्गा बताता है कि वो लापता हो गया है, हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऑफिसर उसको समझाता है कि जनता तो पहले ही तुमसे नफरत करती है और अब तुम्हारे खिलाफ कभी भी इंक्वायरी भी बैठ सकती है और अगर इंक्वायरी बैठी तो तुम्हारे कई सारे केस रीओपन हो जाएंगे और फिर तुम बच नहीं पाओगे। फिर वो ऑफिसर सुग्गा सिंह को 7 दिन का समय देता है कि 7 दिन के अंदर अंदर जसवंत सिंह मेरे सामने होना चाहिए, इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। फिर वहां से निकलकर सुग्गा सिंह सीधा अपने पुराने आईपीएस के पास जाता है। उनका कहना था कि मैंने सुना है कि 3 गवाह मिले हैं, जबकि गवाह तो 2 होने चाहिए थे। जल्दी से तीसरे के बारे में पता करो और उसे खत्म कर दो। फिर अगली सुबह ऐसा ही होता है। सीबीआई को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही कहर सिंह के घर पर पहुंच जाती है, जहां कहर सिंह और उसके पिता का एनकाउंटर कर दिया गया था। और जब वो जसवंत सिंह के पड़ोसियों का घर देखते हैं तो वहां पर भी ताले लगे हुए थे। अब कोर्ट की सुनवाई का समय आ जाता है और उनके पास जो 3 गवाह थे वो सारे के सारे कहीं गायब हो चुके थे। अब वकील अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोर्ट तो गवाह के सिर पर चलती है। फिर वकील कोर्ट के सामने अपनी बात रखता है और बताता है कि तरन तारण पुलिस स्टेशन में जितने भी ऑफिसर आए हैं वो 10 महीने के अंदर अंदर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गए। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जो इतनी जल्दी उनको ऊंची पोस्ट दे दी गई। अब वकील के कहे अनुसार जसवंत सिंह को किडनैप करने में जितने भी ऑफिसर शामिल थे उन सब को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सीबीआई ऑफिसर समुंदर सिंह सुग्गा सिंह के पास जाता है और उससे इस तरह से बात करता है जैसे वो लाचार हो गया हो, क्योंकि उसके सीनियर रिटायर हो गए हैं और जूनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। अब वो इस खेल में अकेला ही बचा है और जल्दी ही उसका भी पत्ता साफ हो जाएगा। फिर सुग्गा सिंह बिट्टा के पास कॉल करता है, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी बिट्टा उसका फोन नहीं उठाता। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में शराब पीने लगता है, लेकिन आखिर में बिट्टा उसका फोन उठा ही लेता है। फिर सुग्गा सिंह बिट्टा से जवाब मांगता है और अपनी हेल्प करने के लिए कहता है, क्योंकि वो बुरी तरह से फंस चुका था। फिर वो कहता है कि अगर मेरा ट्रांसफर जल्दी ही यहाँ से नहीं करवाया गया तो मैं तो डूबूंगा ही, साथ में सबको लेकर डूबूंगा। अब सुग्गा की ये बातें सुनकर
सुनकर बिट्टा समझ जाता है कि सुग्गा की वजह से वो भी खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वो तुरंत ही सुग्गा को कुछ आदेश देता है और सुग्गा भी तुरंत अकेले ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। तभी अगली सुबह सुग्गा की लाश ट्रेन की पटरियों के बीच पड़ी मिलती है और उसकी लाश के पास एक नोट भी मिलता है कि डर में जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं, और नीचे सुग्गा सिंह लिखा हुआ था। फिर बिट्टा एक कॉन्फ्रेंस रखता है और सबको बताता है कि ये सब ह्यूमन राइट्स और सीबीआई की वजह से ही हुआ है। हमारा बंदा इतना ज्यादा डर गया कि उसने खुद की जान ले ली। इस समय सीबीआई ऑफिसर समुंदर सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसकी आंखें एकदम हरी थी, जैसा कि कहर सिंह ने बताया था। फिर समुंदर सिंह तुरंत उसको पकड़ लेता है और पूछताछ के लिए ले जाता है। उस आदमी का नाम था कुलजीत। अब कुलजीत को सब कुछ पता था, लेकिन वो गवाही नहीं देना चाहता था। वो बताता है कि मैं एक मामूली सा पुलिस वाला हूँ और अब तक तो मेरी नौकरी भी परमानेंट नहीं हुई। फिर समुंदर सिंह कहता है कि अगर तुम कोर्ट में गवाही दोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी परमानेंट करवा दूंगा, और ये बात सुनकर कुलजीत सिंह मान जाता है। फिर जब कुलजीत को कोर्ट में पेश किया जाता है तो सवाल पूछा जाता है कि 6 सितंबर की रात तुम कहां पर थे। वो कहता है कि मैं कंग पुलिस स्टेशन में था और वहां पर मेरी गार्ड की ड्यूटी लगी थी। लेकिन कुलजीत ये नहीं बताता कि वहां पर जसवंत सिंह भी था, यानी कि अब वो अपनी गवाही से पलट चुका था। वो साफ साफ कह देता है कि सीबीआई वालों ने मुझ पर प्रेशर बनाया था कि मैं कोर्ट में ये कह दूं कि जसवंत सिंह भी उसी पुलिस स्टेशन में था। अब ये बात सुनने के बाद जज साहब सीबीआई पर नाराज हो जाते हैं और कोर्ट में झूठी गवाही दिलवाने के जुर्म में सीबीआई ऑफिसर समुंदर सिंह को इस केस से भी हटा दिया जाता है। तभी रात को जब कुलजीत सिंह सोने की कोशिश करता है तो उसके पास जसवंत सिंह आता है, यानी कि उसको जसवंत सिंह का ख्याल आता है और जसवंत सिंह कहता है कि जहां पर मैं गया हूं वहां पर तेरे जैसे और भी कई लोग हैं और भी बहुत सारे आने वाले हैं। अब उसकी ये बातें सुनकर कुलजीत रो पड़ता है और अगले ही पल जसवंत सिंह वहां से गायब हो जाता है। फिर दोबारा से कुलजीत सिंह सीबीआई ऑफिसर समुंदर के पास जाता है और गवाही देने के लिए मान जाता है। हालांकि इस पर बाकी के सीबीआई ऑफिसर मानते नहीं, क्योंकि कुलजीत एक बार तो पलट चुका था, जिसकी वजह से सीबीआई की बदनामी हो गई और हो सकता है कि ये दूसरी बार भी पलट जाए। लेकिन समुंदर सिंह कुलजीत को आखिरी चांस देता है और उसे फिर से कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। इस बार वो कोर्ट में सब कुछ सच सच बता देता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। वो बताता है कि उस दिन जब जसवंत सिंह की पत्नी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई तो उसके जाते ही रेड कलर की ओमनी वैन उनके दरवाजे पर आ पहुंची। उस समय जसवंत सिंह अपनी कार साफ कर रहा था और उसी हाल में उसको किडनैप कर लिया गया। उस ओमनी वैन के पीछे एक पुलिस की गाड़ी भी थी जिसमें बाकी पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे। फिर जसवंत सिंह को पकड़कर कंग जेल में ले जाया जाता है और वहां पर उसे खूब पीटा जाता है, लेकिन बावजूद इसके जसवंत सिंह अपनी बात पर अड़ा रहा, जबकि सुग्गा उसको बार बार बोल रहा था कि तुम इस मामले से पीछे हट जाओ, लेकिन जसवंत सिंह किसी की भी बात नहीं सुनता। अब हर रात जसवंत सिंह को खूब टॉर्चर किया जाता था और खूब मारा जाता था, लेकिन जसवंत सिंह ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर एक रात सुग्गा सिंह ने उसको गोली मार दी और मुझे बोला कि इसकी लाश को दरिया में फेंक देना, मछलियां भूखी हैं, उनका पेट भर जाएगा। अब कुलजीत की ये सब बातें सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद हर एक आदमी रोने लगता है। फिर कुलजीत ये भी बताता है कि जब जसवंत सिंह मर गए थे तो उन्हें पुल से दरिया में फेंक दिया गया और ये घटना उसी दिन की थी जिस दिन सुग्गा सिंह जसवंत के घर पर उसकी पत्नी को डराने के लिए गया था। वो दिवाली की रात थी। अब कुलजीत सिंह की सारी बातें सुनने के बाद कोर्ट पंजाब पुलिस के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की सजा सुनाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मुझे लगता है कि उस समय सरकार मिलिटेंट को मारने के लिए इनाम के तौर पर पैसे और प्रमोशन देती थी और जब पुलिस वालों को कोई मिलिटेंट नहीं मिलता था तो वह आम घरों से लड़कों को पकड़ कर ले जाते थे और उनका इनकाउंटर करके मिलिटेंट के तौर पर नाम दर्ज करवा देते थे ताकि उनका प्रमोशन हो सके और इनाम भी मिल सके। और बात करें जसवंत सिंह की तो वो यही गंदा खेल रोकना चाहते थे, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ जो बाकियों का हुआ। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। इस मूवी में कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो इसको OTT से गायब कर दिया गया। अगर ये मनगढ़ंत होती तो आज भी OTT पे मौजूद होती। बाकी मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।